गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आ रही ना वॉइस? ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ऑन कर लिया है मैंने। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री चलेगा। आज चैप्टर सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, सबसे ज्यादा इजीएस्ट। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से भी ज्यादा इजी। अरे केमिकल काइनेटिक्स तो इजी लगा होगा या वो भी टफ लगा था? कौन सा केमिकल काइनेटिक्स? हमने तो सुना नहीं कभी, है ना? ठीक है। कब होगा? अरे केमिकल काइनेटिक्स हो गया। केमिकल काइनेटिक्स हो गया है आप लोगों का। हाँ, व्हाट व्हाट क्या कर रहे हो? 1 तारीख से क्लासेस चल रही हैं। रियली? रियली? ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोगों को अब अभी हमने एक चैप्टर का तो डिस्कशन कर लिया है, एनसीईआरटी का। उसके बाद में हम लोग, हाँ अब आवाज नहीं, अब आवाज नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग सैटरडे को करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन। ठीक है, सैटरडे को। तो मतलब आप लोग उससे पहले उसके सारे क्वेश्चंस कर लेना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। हो जाएंगे वन वे में, वन गो में हो जाएंगे। आप 1 आवर में आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चंस और टाइम बच जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? पहले इनऑर्गेनिक पढ़ा देना मैम। अरे इनऑर्गेनिक तो चल रहा है। आ रही है वॉइस, आ रही है दीक्षांत, वॉइस आ रही है। अभिषेक को भी आ रही है, मतलब आपकी साइड से ही दिक्कत होगी। ठीक है, चलो सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सरफेस पे होने वाले फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सरफेस पे जो फिनोमिना है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एड्सॉर्प्शन। आप लोग पहले मुझे एक बात बता दो, आप लोगों को पूरा प्रॉपर नोट डाउन करवाना है या फिर अगर जैसे नोट डाउन करवाऊंगी तो आज की क्लास और कल की क्लास भी लगेगी इसमें, और अगर नोट डाउन नहीं करवाऊंगी तो फिर करवाना है या नहीं करवाना है? करवाना है। देखो ज्यादा स्ट्रेंथ, कितने स्टूडेंट्स चाह रहे हैंड रेस करो कि करवाना है, नोट डाउन भी करवाओ आप तो। ठीक है, और कितने कह रहे हैं कि मत नोट डाउन करवाओ, बस वन वन गो में? अरे यार ये तो 4-5 स्टूडेंट्स ही हो गए, बाकी तो ठीक है भाई, जो करवाना है आप तो करवा दो, हम तो बैठे। ठीक है ठीक है, नोट करवाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले, हाँ हाँ, रिवाइज करने में तो काफी काम आएगा। रिवाइज करने में आप लोगों को पता तो चलेगा कि क्या क्या टॉपिक से क्या क्या हमें पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री में हम एक फिनोमिना पढ़ने वाले हैं। अब आवाज नहीं, एड्सॉर्प्शन, है ना? एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब यहाँ पे देखो, एड्सॉर्प्शन पढ़ने से पहले हम इसमें 2 टर्म्स पढ़ लेते हैं। एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। जब एड्सॉर्बेट को आप इस तरह से ले सकते हो कि जैसे ये सपोज सिलिका जेल है। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा। चलो पहले एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसके थोड़े से। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ नई चीज खरीद के लेके आते हो, चाहे कोई बैग नया लेके आते हो आप, या फिर कोई पीसी लेके आते हो कुछ, तो उसमें है ना, उनमें बॉक्सेस में क्या होता है, एक व्हाइट कलर का पैकेट रखा होता है जिसमें शुगर के जैसे मतलब समझो दाने जो शुगर हो इस टाइप से है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, तो वो क्या होती है, सिलिका जेल। उसी पे लिखा ही होता है कि क्या है ये, सिलिका जेल। वो क्या क्रिएट करता है, वो ह्यूमिडिटी जो होती है ना, मतलब वो वाटर को अपने ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो? तो क्या वैसे ही यहाँ पर जैसे हम मैं बात कर रही हूँ, सपोज ये सिलिका जेल है। सिलिका जेल क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्ब मतलब कि आप इस तरह से बोल सकते हो, व्हाट इज एडजॉर्प्शन? इट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ
वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनादर। ठीक है, आ रही बात समझ में? वापस बता देती हूँ, इट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनादर सब्सटेंस। उसमें आप, या फिर दूसरी तरह से बोल सकती हूँ, इट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, मतलब जो चीज एड्सॉर्ब होगी उसको मैं बोलूंगी एड्सॉर्बेट, और जिस पर एड्सॉर्ब होगी उसको मैं बोलूंगी एड्सॉर्बेंट। ठीक है, और वो सरफेस जो कि इन दोनों को, जैसे यहाँ पे क्या है, गैस और सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेस, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है उसको मैं क्या बोलूंगी, एक इंटरफेस। क्या बोलूंगी? इंटरफेस। जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सेपरेट कर रहा है वो होगा इंटरफेस। ये यहाँ पे क्या है, इसका इंटरफेस है ना, और यहाँ इसको हाइफन से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, हाइफन से। ये क्या है, गैस सॉलिड इंटरफेस। अब वापस बता देती हूँ, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट जो कि अकोमुलेट होता है, एड्सॉर्बेंट जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्बेट अकोमुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, और क्या क्या इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं वो सब भी मैं बताऊंगी, पर पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। हेडिंग डाले ना पहले, सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम। सरफेस केमिस्ट्री हेडिंग डालने के बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, डू नॉट ईट लिखा होता है उस पैकेट के ऊपर, है ना, वो व्हाइट कलर का पैकेट होता है। इस पे लिखेंगे सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट सारा चैप्टर नोट डाउन करवा दूंगी, दो क्लास का ये ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखना, बस थोड़ा सा क्विक रहना, और थोड़ा सा शॉर्ट उसमें लिख लिया करा करो, समझ रहे हो? अब जैसे सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा लिख रहे हो सॉल्यूशन, हाँ, ऐसे सॉल्यूशन लिख लिया करा करो जल्दी से। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया करा करो। हाँ, लिखो इसमें सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ प्रोसेस, प्रोसेस, surface chemistry deals with process which occurs at the surface. नेक्स्ट लिखो इसमें, हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन, हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन। एक एब्जॉर्प्शन भी होता है, वो अलग है, वो क्या अलग होता है वो भी मैं बताऊंगी, अभी पहले हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हेडिंग डालो, इसमें लिखो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट and retain the molecules of a substance, the molecules of a substance on the surface of, on the surface of another substance is called adsorption, is called adsorption. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो these molecules remains, हाँ, these molecules remains only at the surface, only at the surface and do not go, and do not go deeper into the bulk, into the bulk. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो the substance which accumulate, ये होता है, ऐसे लिखते हैं, accumulate मतलब इकट्ठा होना, है ना, the substance which accumulate at the surface is called adsorbate, is called adsorbate. इसी में आगे कंटिन्यू करो, and
the material and the material on the surface of which and the material on the surface of which adsorption occurs is called adsorbent is called adsorbent. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो डिसऑप्शन. डिसऑप्शन क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन का उल्टा. मतलब आपको वो द प्रोसेस बाय विच एड्सॉर्बेट कैन बी सेपरेट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिसऑप्शन. ठीक है, ये जनरली हीटिंग के थ्रू किया जा सकता है या फिर प्रेशर को रिड्यूस करके किया जा सकता है ना. लिखेंगे इसमें डिसऑप्शन हेडिंग डाल के. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ the process of removal of an adsorbed substance from the surface is called desorption. फुल स्टॉप लगा के इसी लाइन में कंटिन्यू करना, इसी में कंटिन्यू करना. इट इज रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. इट इज रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन and can be brought about brought about by heating or by reducing the pressure. अब ध्यान से सुनो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना. शॉर्ट एक ही बार चलो लिखवा दूंगी एग्जाम्पल्स भी. मैं ध्यान से सुनो क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं. सपोज कोई क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस फिल्ड है ना. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है. वहां पे आपने क्या किया? पाउडर्ड चारकोल वहां पे रख दिया. ठीक है, कुछ टाइम पे आप ये बात देखोगे कि उस क्लोज्ड कंटेनर में जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है. प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. प्रेशर कैसे रिड्यूस हो जाता है? मतलब कुछ जो गैस है कुछ अमाउंट में उस पाउडर चारकोल की सरफेस पे क्या हो जाती है? एडजॉर्ब हो जाती है. ठीक है, पहला ये एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से बताती हूँ. अगर आप इंक के अंदर चौक को डिप करके निकालोगे, है ना, और फिर उस चौक को ब्रेक करके देखोगे तो वो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो इंक है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही रही है, डीप में नहीं गई है वो. ठीक है, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो कि वो इंक जो है वो एड्सॉर्ब हुई है ऑन द सरफेस ऑफ चॉक. उसके बाद थर्ड, जो रॉ शुगर होती है ना, शुगर को कोई व्हाइट कलर नहीं होता है, पूरा रॉ शुगर जो होता है ना वो कलर्ड होती है. तो उसको क्या किया जाता है कि चारकोल से जब वहां पे मतलब समझ लो रिफाइनरीज वगैरह में वहां से चारकोल से पास किया जाता है तो वो क्या कर लेता है, उसके जो वेरियस कलर्स होते हैं उनको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है और फिर हमें जो मिलती है शुगर वो कलरलेस मिलती है. समझ रहे हो? उसके सारे के सारे कलर्स को एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे. उसके अलावा जैसे कोल माइंस होती हैं, है ना, कोल माइंस में वहां पे मास्क लगाए बिना एंट्री नहीं देते वो लोग. क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनका मास्क होता है उसमें क्या चारकोल होता है ना. तो जो पॉइजनस गैसेस हैं, हाँ, अब हमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए ना, पर बाकी पॉइजनस गैसेस नहीं चाहिए हमें, है, सल्फर का ऑक्साइड, ये सब पॉइजनस गैसेस नहीं जानी चाहिए हमारे रेस्पिरेशन में. तो वो क्या होते हैं कि वो मास्क प्रेफर करवाते हैं कि भाई मास्क पहनना है सबको, क्योंकि ये जो पॉइजनस गैसेस होती है कोल माइंस में वो क्या करती हैं, उस चारकोल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है, तो वो फिर टाइम टू टाइम आपको चारकोल को क्या करना पड़ता है? चेंज करते रहना पड़ता है ना. उसके अंदर जो पाउडर फिल होता है उसको चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि वो तो हो गया ना, सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई है वो, है ना. तो ये सब क्या है? एकदम कॉमन एग्जाम्पल्स हैं डे टू डे लाइफ के कि किस तरह से एडजॉर्प्शन का प्रोसेस अकर होता है. क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ये एग्जाम्पल्स तो नहीं लिखवाऊं मैं, ये एग्जाम्पल्स तो नहीं लिखवाऊं. ठीक है, अब हेडिंग डालो डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन.
डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन हुआ क्यों है, कैसे हुआ है ये, वो भी हम इसी पॉइंट में ही डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर हमने स्पॉन्ज होता है उसको वाटर में डिप किया, वापस हटाया, उसको जब बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वाटर तो पूरा बल्क तक भी चला गया है कि नहीं है। सरफेस और बल्क मतलब यहाँ पे एक तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में। वहां पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे अक्यूमुलेशन होता है, मतलब आप इसको बोल सकते हो ये सरफेस फिनोमिना है। क्या है ये, एक सरफेस फिनोमिना है, और ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, पूरा ही मतलब एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एड्सॉर्बेंट में, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये कहाँ कहाँ पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा। उसके बाद दूसरा डिफरेंस बोल सकते हैं एडसॉर्प्शन। आप मुझे एक बात बताओ, अभी इसकी पूरी की पूरी सरफेस अवेलेबल है एड्सॉर्बेट के लिए, उसके बाद इनिशियली तो पूरी सरफेस मिलेगी एड्सॉर्बेट को, अभी एड्सॉर्बेंट की पूरी सरफेस अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए, तो अभी इस पूरी की पूरी सरफेस मिलेगी एड्सॉर्बेट को, एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्प्शन के लिए पूरी सरफेस मिलेगी। तो स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट। उसके बाद में जब इसमें सरफेस, इसमें एड्सॉर्ब क्या बोलते हैं, ऐसे ऑक्यूपाई कर लिए, तो ये क्या हो जाता है, धीरे 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 स्लो होता जाता है। क्या स्लो होता जाता है, एडसॉर्प्शन। इनिशियली फास्ट रेट से होता है, उसके बाद स्लो रेट से होता है। ठीक है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक यूनिफॉर्म रेट से चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट हो गया फिर बाद में स्लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक और है इसमें डिफरेंस है कि हाँ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये बता ही दिया है वैसे तो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बल्क, सरफेस, और ये तीन डिफरेंसेस है, लिख लो इसमें। एक साइड लिखो एड्सॉर्प्शन, एक साइड लिखो एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो आप इसमें लिखेंगे, हाँ अभी 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 बताऊंगी मैं, अभी मैं बताऊंगी इसमें। अभी एड्सॉर्प्शन फिनोमेना हुआ कैसे है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगी कि यहाँ पे एक और डिफरेंस और लिखवाऊंगी मैं, फिर अभी अभी बता रही हूँ। आप हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो इट इन्वॉल्व्स, एड्सॉर्प्शन में लिखो इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, it involves unequal distribution of the molecular species in bulk and at the surface. वापस से बता रही हूँ, it involves unequal distribution of the molecular species in bulk and at the surface. Absorption में लिखो it involves uniform distribution of the molecular species throughout the bulk. सेकेंड पॉइंट बना के लिखो एड्सॉर्प्शन में, it is rapid in the beginning, और उसमें हाँ and then slow down. एब्जॉर्प्शन में लिखो it occurs at a uniform rate. थर्ड पॉइंट लिखो एड्सॉर्प्शन में इट इज अ सरफेस फिनोमिना, उसमें लिखो एब्जॉर्प्शन में इट अकर्स throughout the body of the material, उसके बाद एडसॉर्प्शन में लिखो इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया.
इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्शन में लिखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। हाँ, अब देखो एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो सरफेस पे जो होगा एड्सॉर्बेट का अक्युमुलेशन वो ज्यादा होगा एज रिस्पेक्ट टू, अगर मैं यहाँ पे बल्क में बात करूं, अगर मैं बल्क में बात करूं, बल्क में काफी कम एड्सॉर्प्शन होगा, है ना, समझ रहे हो, सरफेस पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, और जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से एकदम यूनिफॉर्म एड्सॉर्प्शन होगा भाई, सरफेस पे बल्क में सभी तरफ से, तो एक यूनिफॉर्म रेट से होगा, ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रेट से होगा, जबकि यहाँ पे ये इनिशियली फास्ट होगा क्योंकि इनिशियली पूरी की पूरी सरफेस मिल रही है इसको, है ना, सरफेस क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, जबकि यहाँ पे तो इसको, यहाँ पे सरफेस फिनोमिना नहीं है, यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा थ्रू आउट द बॉडी होता है, समझ रहे, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सब्सटेंस, तो ये ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में फास्ट होगा या स्लो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, और एक टाइम आ जाता है जब यहाँ पे भी जैसे पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, एड्सॉर्बेट इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये बात, एक और पॉइंट है जो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना, इसका रीजन बताऊंगी, पॉइंट लिखवा दी हूँ एक, ये जो प्रोसेस होता है एड्सॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, जबकि ये ऐसा नहीं होता कि कोई एड्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं होता ये, ठीक है, पर ये एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, एक्सोथर्मिक क्यों हुआ नेचर में वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये पॉइंट भी लिख लो, चलो एड्सॉर्प्शन में लिख लो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये पॉइंट भी लिख लो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और यहाँ पे लिख लो इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, नॉर एंडोथर्मिक। अब क्या हुआ है, ये ध्यान से सुनना कि क्या हो गया इसमें ऐसा कि भाई हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसा क्या हो गया एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में कि हीट इवॉल्व हो रही है, और इस सरफेस पे आके क्यों अक्युमुलेट हो रहे हैं, ऐसा क्या है सरफेस पे कि एड्सॉर्बेट सरफेस पे आके अक्युमुलेट हो रहा है, क्या सरफेस क्या अट्रैक्ट कर रही है क्या एड्सॉर्बेट को, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सरफेस क्या अट्रैक्ट कर रही है एड्सॉर्बेट को, कि एड्सॉर्बेट आके सरफेस पे क्यों आ गया, है कि नहीं, पूरा बल्क तक जाओ तुम, पर सरफेस पे क्यों जाके अक्युमुलेट हो गया, एक्चुअल में देखो, अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि सपोज यहाँ पे बल्क में जो पार्टिकल है ना, वो उस पे चारों तरफ से बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, बाकी और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है चारों तरफ से, दूसरे पार्टिकल से सराउंडेड होता है, सभी तरफ से बैलेंस्ड फोर्सेस है, जबकि सरफेस पे जो पार्टिकल है उस पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब उसमें आपको पता है कि ये तीन साइड में ही है कि नहीं, या ऊपर वाले साइड तो है ही नहीं इसमें कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो ये क्या करना चाहेगा, अपने अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना चाहेगा कि मैं भी मेरे फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, मैं भी स्टेबल होऊंगा, तो ये क्या करेगा कि एड्सॉर्बेट को क्या करेगा, अपने पास अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टेम्परेरी बेसिस पे हो या फिर परमानेंट बेसिस पे हो, तो उसमें दो टाइप्स बनते हैं, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, वो हम अभी आगे देखेंगे, उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तो ये कैसे हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्या करेगा, अपने तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे, समझ रहे हो, अब जब भी आपको पता है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती है, अभी आपको पता हो तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ना, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि, एक मिनट उल्टा बोल दिया क्या हमने, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो क्या चाहिए होती है हमें, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, वही तो मैं सोचू कि यार उल्टा कैसे हो गया, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आप तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी, और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या करेगा इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इनमें, अब वो बात अलग है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है या फिर क्या है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी
रिलीज। समझे एनर्जी रिलीज कैसे हुई? या फिर दूसरी चीज आप इस तरह से देख सकते हो, जब भी आपको पता है अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ कोई मॉलिक्यूल जाता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जब भी कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एनर्जी हमेशा ही रिलीज होती है ना। और अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे एक नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है? क्योंकि ये भाई साहब भी बोलेंगे यार मैं तो अनबैलेंस्ड हूँ, मुझे भी तो बैलेंस होना है, मुझे भी तो बैलेंस होना है कि नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने जो ऊपर जो इसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल दिख गया इसको एड्सोर्बेट का, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। समझे? तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड कोई स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है, वंडरवल फोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप डेवलप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इसी वजह से मैंने आपको लिखवाया था कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एक, उसमें हमेशा क्या होता है, कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ध्यान से सुनो। असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन दे सकता है ना। असर्शन रीजन में आपको असर्शन में दे दिया कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और रीजन में दे दिया आपको बिकॉज ऑफ द न्यू फोर्स ऑफ, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, दैट इज अप्लाइड और दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स। हाँ, या फिर बिकॉज इन ऑर्डर टू बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्सेस टू बैलेंस फोर्सेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो आपको क्या करना है भाई, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, अरे पहले क्योंकि सरफेस ज्यादा है ना, अभी आ गई है, आ गए एड्सॉर्ब हो रहे हैं। अब धीरे धीरे सरफेस कम होती जा रही है ना, तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एड्सॉर्प्शन पूरा का पूरा, एड्सॉर्प्शन में तो अंदर तक, पूरा अंदर तक जा रहा है ना वो तो, सिर्फ सरफेस पे थोड़ी रह रहा है, सरफेस थोड़ी कम हो रही है, पूरा पूरा अंदर तक जा रहा है वो तो। जैसे यहाँ पे, जैसे आपने स्पॉन्ज को मैंने क्या बताया, वाटर में डिप किया, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इनिशियली बहुत ही रैपिड हो रहा है या फास्ट हो रहा है, वो एक ही रेट से होता रहता है वो। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि वो सरफेस पे नहीं, पूरा पूरा का पूरा बल्क तक भी जा रहा है, सरफेस पे भी अक्यूमुलेट हो रहा है, बल्क पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पे। यहाँ पे तो सिर्फ सरफेस का फिनोमेना, सरफेस कवर होती जाएगी तो ये कम होता जाएगा। हम्म हम्म आप ये चीज समझा नहीं समझा, मुझे एक बात बताओ कि ये सरफेस जितनी जितनी अवेलेबल रहेगी तब तक एड्सॉर्प्शन होता रहेगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि बाई लेयर और मल्टी लेयर भी होता होता जाता ही है। आधी बात समझ में? अगर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ये इजी, वो हम आगे देखेंगे, फैक्टर्स में देखेंगे ये किस तरह से और आगे ये होता है। आधी बात समझ में? आपको एक बार क्लास के बाद और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी सबको क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसमें लिखेंगे सरफेस पार्टिकल ऑफ द, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सरफेस पार्टिकल ऑफ द एड्सॉर्बेंट, surface particle of the adsorbent are not in the same atmosphere, are not in the same atmosphere as the inner particle of the adsorbent, as the inner particle of the adsorbent. Next point बना के लिखो, inner particle is surrounded by, inner particle is surrounded by other particles
by other particles from all the direction, from all the direction. So force acting between them, so force acting between them are balanced, are balanced. थर्ड पॉइंट बना के लिखो, are balanced. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, the unbalanced forces on the surface particles of the adsorbent, surface particles of the adsorbent are responsible for attracting, are responsible for attracting adsorbate molecule, adsorbate molecules on its surface, on its surface. वापस बताया मैंने, responsible for attracting adsorbate molecule, for attracting adsorbate molecule on its surface. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एड्सॉर्प्शन में आप ये बात देखो, एक आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, आवाज नहीं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. एक्सोथर्मिक का एक और तरह से आप देख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस. कैसे, इससे कैसे देखोगे, आपको पता है कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए डेल्टा जी तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है. उसके बाद ये तो हमें देखना है कि ये क्या होगा. आप बताओ एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी या कम होगी. एड्सॉर्बेट अगर एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जा रहा है तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी. कुछ मतलब हमेशा हमें उल्टा ही बोलना है, हमेशा हमें उल्टा ही बोलना है. अब अगली बार जब भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, अपने मन में उल्टा सोच के फिर उल्टा ही बोलना, आ रही बात समझ में, तो फिर वो सही होगा. अरे पहले एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स दूर 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 हैं, आ गए वो पास आ गए, एड्सॉर्बेट की, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए, एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई, कम हुई. तो डेल्टा एस कैसा होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, टेम्परेचर तो वही पॉजिटिव है ना, केल्विन में लेंगे तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव. डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव. समझे, इस तरह से भी आप उसको देख सकते हो. उसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालो. हाँ डेल्टा, एक मिनट, अरे पर यहाँ पे एक बात बताओ ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया ना, अब क्या, आप नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू. हाँ इसके, इससे तो ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, इसके प्रोडक्ट से तो ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा. तो एनर्जी भी होती है वो 20 किलो जूल, 40 किलो जूल या फिर 200 किलो जूल, 500 किलो जूल तक जाती है. वो डिफरेंट डिफरेंट पे टाइप्स पे डिपेंड करता है. वो क्या होते हैं टाइप्स, हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of nature of forces, on the basis of nature of forces existing between adsorbate and adsorbent. ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करवा देती हूँ या फिर एक साथ ही लू दोनों में, ताकि कंपैरिजन में सही रहेगा, है ना. हमें फिजिसॉर्प्शन और
केमिसॉर्प्शन। अब ध्यान से सुनना, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है? जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, है ना, बहुत ही वीक फोर्सेस डेवलप होते हैं, वीक फोर्सेस लाइक वांडावाल फोर्सेस, है ना, उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये कैसा हो गया, फिजिसॉर्प्शन। जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं। केमिसॉर्प्शन मतलब जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन। समझ गए? इन दोनों में सबसे पहले इंटरेक्शन के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वीक वांडावाल फोर्सेस होंगे, यहाँ पे कोवेलेंट फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, बॉन्ड्स बन जाएंगे। दूसरी चीज, ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? अभी नोट डाउन मत करना, अभी तो सिर्फ मैं रफली लिख रही हूँ, रफली लिख रही हूँ मैं, है ना, अभी नोट डाउन मत करना, अभी रफली लिख रही हूँ मैं, अभी रफली डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मेरे को जो जो टॉपिक्स पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो मैं अभी ऐसे रफली लिख रही हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से लिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि राइट डाउन द डिफरेंस फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में, या तो 1 मार्क का ही आएगा या फिर ये डिफरेंसेस पूछ लेगा। ये डिफरेंसेस में कोई सा भी पॉइंट उठा के पूछ लेगा। ये रिवर्सिबल होते हैं, है ना, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एड्सॉर्बेट को आप एड्सॉर्बेंट से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। लेकिन केमिसॉर्प्शन कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये चारकोल है ना, चारकोल ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया, है ना, तो अब यहाँ पे सरफेस पे ऑक्सीजन नहीं बची है, अब उस ऑक्सीजन और चारकोल मतलब कार्बन ने बॉन्ड बना लिया है। अब आप अगर इन दोनों को अलग अलग करना चाहोगे ना, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और ये चारकोल है, ये कार्बन, ऑक्सीजन तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स डेवलप हो चुके हैं, है ना, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। आप एड्सॉर्बेट को क्या एड्सॉर्बेंट से अलग कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, ये इनमें कोई मतलब बोल सकते काफी लेस स्पेसिफिक होते हैं ये नेचर में। ऐसा नहीं होता कि कोई सी भी, मतलब ये बोलते हैं कि सरफेस पे कि कोई से भी आ जाओ, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे वीक वांडरवाल फोर्सेस। वांडरवाल फोर्सेस आपने देखा ना कि बहुत वीक होते हैं, किन्हीं के भी बीच में डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ पे ये काफी हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, कि यार इन्हीं दो सब्सटेंसेस के बीच में ही ये क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा, इन्हीं दो सब्सटेंसेस के बीच में इसी टाइप के होने चाहिए, तभी ये कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होगा। हाँ, फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि आपको दे रखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर भी आता है। प्रेशर का भी मैं अलग से ही बताऊंगी, पर प्रेशर टेम्परेचर दोनों के केसेस में किस तरह से वेरी करते हैं, उस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पे एड्सॉर्बेट है, यहाँ पे एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, एड्सॉर्ब हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया है। ठीक है, आपको पता ही है वॉल्यूम रिएक्टेंट का ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से। मोल्स की बात करें तो यहाँ 2 है, वहां पे 1 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रेशर इंक्रीज करोगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? जो भी दिमाग में आना उसको उल्टा बोलना। प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? सॉरी, प्रेशर तो इंक्रीज कर रहे हो, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो ली चैटलियर ने क्या बोला था कि उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे या फिर लेसर वॉल्यूम होगा, तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अभी देख लेना किसकी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, उसमें भी यही होता है। वैसे प्रेशर इंक्रीज करते हो तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बताओ, चलो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? और भी किसी को कोई आंसर आ रहा हो? हाँ, दोनों ही आंसर दे दिया। आप मुझे एक बात बताओ, ली चैटलियर वाला वो नहीं कर सकते हो? अच्छा बताओ, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है इसके लिए डेल्टा एच, मतलब आगे वाली डायरेक्शन में कैसी है, सॉरी एक्सो। क्या मतलब, गजब कंफ्यूजन, गजब कंफ्यूज हो तुम लोग तो, है
मैंने बताया था जो भी आंसर है ना उसके उल्टा ही बोला करा करो तुम लोग। यहाँ पे देखो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये एक्सोथर्मिक है, ये क्या हो गई एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। एड्सॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। समझे कैसे कम होगा? अरे लीड चैटलियर भाई साहब ने बोला था ना उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे आप उस हीट को जो चेंज है वो मिनिमाइज कर सको। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ना। एक्सो में तो पहले ही हीट ज्यादा रिलीज हो रही है और टेम्परेचर दे रहे हो आप, तो यहाँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और टेम्परेचर दे रहे हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, एंडोथर्मिक में जाएगी। समझे? तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका जो एड्सॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गई ये बात? इसका जो कर्व बनता है, अभी एक मैं सारे के सारे पहले पॉइंट्स डिस्कस करवाऊंगी। अभी अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, अभी नोट डाउन मत करना, फिर सारे एक साथ में लिखवाऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन चल रहा है हमारा। हाँ यहाँ पे बॉन्ड कौन से डेवलप हुए हैं? बॉन्ड डेवलप केमिसॉर्प्शन में हो रहे हैं। अभी केमिसॉर्प्शन का पढ़ेंगे ना हम, तब पढ़ेंगे उसमें जो आप बताना चाह रहे हो ना। इसमें आपको इसी तरह से देखना है कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड डेवलप, वीक वांडरवाल फोर्सेस हैं एकदम, ऐसे ही टेम्परेरीली वो है एड्सॉर्ब हुई है। बॉन्ड डेवलप करते ही तो भाई कंपाउंड ही बदल गया वहां पे, तो सीओ बन गया। आई बात समझ में? यहाँ तो एकदम टेम्परेरीली एड्सॉर्ब हुई है। क्या बताया मैंने? एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। समझ गए? कर्व भी पूछ सकता है, वो स्ट्रेट लाइन दे देगा, किस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी तरह से दे देगा। आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद अब केमिसॉर्प्शन की बात आती है। केमिसॉर्प्शन ध्यान से सुनना। फोर्थ पॉइंट इसमें भी चलेंगे हम आगे। फोर्थ इसमें भी वही है कि भाई प्रेशर इंक्रीज करोगे आप तो इसमें ये चीज तो सेम रहती है कि क्या प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन टेम्परेचर के केस में यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। टेम्परेचर के केस में यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। टेम्परेचर के केस में ये गड़बड़ हो जाती है कि टेम्परेचर के केस में जो कर्व आता है वो इस तरह से आता है, एड्सॉर्प्शन वर्सेस, अब ये क्या हुआ है टेम्परेचर, अब ये कैसे हो गया, ये कर्व क्या कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर के साथ में पहले तो एड्सॉर्प्शन बढ़ा, उल्टा हो गया यहाँ पे, तो दिख रहे हो, टेम्परेचर के साथ में पहले तो एड्सॉर्प्शन बढ़ा, उसके बाद फिर एड्सॉर्प्शन कम होने लग गया। कौन से केस में? केमिसॉर्प्शन की बात कर रही हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के एड्सॉर्प्शन की बात करूं चारकोल पे, तो टेम्परेचर आप दोगे तभी तो, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। सबसे पहले जो टेम्परेचर दे रहे हो आप वो एड्सॉर्ब करने के लिए थोड़ी दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए दे रहे हो। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक होंगे, फिर ही तो जाके नए बॉन्ड डेवलप होंगे, नाइट्रोजन और कार्बन जो चारकोल है जिसपे वो एड्सॉर्ब हो रहा है। समझे? तो पहले तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे ना तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, मतलब जब वहां पे बॉन्ड्स डेवलप हो चुके हैं और फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होता जाएगा, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, जैसा इसमें हुआ था। दूसरा यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म भी आता है कि एक एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। समझ, मतलब ऐसा होता है एक्टिवेशन एनर्जी कि कोई भी रिएक्टेंट है ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनके बॉन्ड्स ब्रेक करके आपस में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, है ना। उस इंटरमीडिएट के बाद वो इंटरमीडिएट फिर किस में होता है, फिर उस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ, तो हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है टू फॉर्म दैट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किन किन के बीच में, उन रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी।
हाँ, तो हमें यहाँ पे मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। यहाँ पे पहले हमें नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना है चारकोल की सरफेस पे, तो पहले तो नाइट्रोजन के तो बॉन्ड को ब्रेक करो। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, नाइट्रोजन आ गया इसके ऊपर, नाइट्रोजन आ गया, लो चलो बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन आके चिपक गया इसमें, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे तो बॉन्ड्स बन रहे हैं इनमें, है ना। तो आपको पहले तो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उसके लिए आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर एक टाइम के बाद एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विथ टेम्परेचर। सबको समझ में आ गया? कैमरा जूम हो गया? अच्छा हाँ, सच में जूम हो गया। ये क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, अभी अभी करवा रहे हैं। हाँ अभी करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं। कहाँ? अच्छा ये स्क्रीन यहाँ से जूम कैसे हो गया है बैठे बैठे? अच्छा वापस से लास्ट का रिपीट करवा देती हूँ। अभी तो मैंने यही बताया, अभी रुक जाओ, पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊंगी मैं। ध्यान से सुनो, वापस से मैं बताती हूँ। केमीज ऑप्शन में मैंने आपको बताया, अभी भी मतलब पता नहीं एक लाइन को मैंने 5 बार रिपीट किया है। वही तो कैसे समझ में नहीं आया? आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस यही होगी केमिज ऑप्शन में भी यही सेम चीज होगी, सेम यही रिएक्शन लिखूंगी केमिज ऑप्शन में भी मैं, सेम यही रिएक्शन लिखूंगी केमिज ऑप्शन में भी मैं। वेरी फनी। अभी मैं है ना, क्या बोलते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स एक बार लिखवा दूंगी, ठीक है ना। वापस से स्टार्टिंग से कहाँ रिपीट करवाऊंगी कि वापस से स्पेसिफिक होता है ये नेचर में, ये सरफेस केमिस्ट्री चलाना है क्या पूरे मंथ? वो मैं नोट डाउन करवाऊंगी ना, तब सारे पॉइंट्स दोबारा से रिपीट करवा दूंगी और एक एक बार बता दूंगी। पर अभी तो जो चल रहा है ना फ्लो, उसी में बताना है। अभी तो और दिन में पॉइंट्स बचे हैं। फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में आता है डिफरेंस। ध्यान से सुनो, यही सेम प्रोसेस किस में होगा, केमिज ऑप्शन में होगा। अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो टेम्परेचर के साथ में तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन हमने कर्व क्या बनाया केमिज ऑप्शन का, ये मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है। तो ये इतना वाला तो ठीक है भाई, समझ में आ गया उससे। इतना क्यों हुआ ये, इतना क्यों हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन जब जाएगा एडजॉर्ब होने के लिए, पहले आपको टेम्परेचर देके नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। भाई नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ में, तो पहले नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को तो ब्रेक करो, N2 के, इसको तो ब्रेक करो पहले। नहीं, आपको पहले नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना, एक है ना, समझ रहे हो। नाइट्रोजन के पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, वहां पे तो भाई टेम्परेरीली हुए थे, वहां पे कोई बॉन्ड नहीं भाई, वीक वांडावाल फोर्सेस से वो है ना एड्सॉर्ब हो गए थे। यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ है तो सबसे पहले तो जो भी गया है वहां पे, उसके सबसे पहले बॉन्ड से, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि पहले एक एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करवाना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी की, जब रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं ना, एकदम से कोलिजन होता है उनमें बीच में, है ना। तो कुछ ही ऐसे कोलिजन्स होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ ही ऐसे कोलिजन होते हैं। तो जब उनमें कोलिजन होता है, बॉन्ड्स ब्रेक हुआ, बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद इंटरमीडिएट बने, फिर है ना, इतनी जो एनर्जी हमने दी है ना यहाँ तक इंटरमीडिएट बनने तक, वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम। उसके बाद इंटरमीडिएट तो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, वो फिर फाइनली प्रोडक्ट बना देंगे। पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये चीज मैं क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पे तो पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दिए, उसके बाद फिर जाके ये चीज हुई है। हाँ कैमरा सही करवाती हूँ मैं, कैमरा सही करवा रही हूँ। अभी नोट डाउन करवाऊंगी ना तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अभी वो टेंशन मत लो। कैमरा सही करवा रही हूँ, अभी जितना दिख रहा है ना उतने एक दो पॉइंट और, या अभी पहले चलो कैमरा सही करवा देती हूँ। जूम हो गया वो।
बंद नहीं, कैमरा जूम हो गया है। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए थे, अभी वापस से एक बार वो पॉइंट्स रिकॉल करवा देती हूँ। फिजिक्स ऑप्शन में बताया था वान डेर वाल फोर्सेस का और कोवेलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। दूसरा मैंने आपको इसमें क्या पॉइंट बताया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला। थर्ड इसमें क्या बताया था मैंने, स्पेसिफिक होते हैं ये नेचर में। कौन, केमिज ऑप्शन स्पेसिफिक होते हैं। केमिज ऑप्शन कुछ स्पेसिफिक के बीच में ही होता है, स्पेसिफिक के बीच में बॉन्ड डेवलप होता है। और टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन मैंने बता दिया है आप लोगों को। अभी अभी बता दें, अभी सारा नोट डाउन करवाऊंगी ये। फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन दोनों ही एड्सॉर्प्शन के टाइप से, मतलब दोनों ही एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक होंगे तो जो हीट इवॉल्व होगी वो इसमें होती है -20 से -40 किलो जूल, ज्यादा एनर्जी एड्सॉर्ब। क्या, हाँ एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, रिलीज कितनी होगी, -20 से 40 किलो जूल। और यहाँ पे मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है उसी को ही इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, अभी बताया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, समझ रहे हो, वहां पे इतनी एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ पे -200 किलो जूल टू 400 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं, यहाँ पे वीकर बॉन्ड बनते हैं, इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी ये तो मैंने इनके बारे में बता दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर टेम्परेचर पे फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, जैसे लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हाई टेम्परेचर पे फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन में चेंज हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन में चेंज हो जाता है, मतलब चलो ये आयरन की सरफेस है, ये आपके नाइट्रोजन है, लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्प 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं टूट रहे इसके बॉन्ड, N2 के बॉन्ड नहीं टूट रहे, क्या हो जाएगी भाई, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स से भाई ये तो अपनी सरफेस से अट्रैक्ट करेगा ही नाइट्रोजन को, अट्रैक्ट करेगा ही नाइट्रोजन को। तो अब यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे तो ये फिजिक्स ऑप्शन हुआ है, फिजिक्स ऑप्शन बोलूंगी मैं इसको। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में, आयरन का नाइट्राइड बना देगा ये सरफेस पे। नाइट्रोजन के बॉन्ड जो है इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन भी जो है लोअर टेम्परेचर पे और यहाँ पे ये हायर टेम्परेचर पे, समझ रहे हो। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, नाइट्रोजन जो है वो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के, तो वो आयरन के साथ में बॉन्ड ही बनाएगा ना, फिर तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। लोअर टेम्परेचर तो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो उसके साथ में बस ऐसी अट्रैक्शन के उससे आके टिक गया है, समझ गए। लिखना स्टार्ट करेंगे फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन, और जो पॉइंट्स रहे हैं वो एक बार और मैं फिर बता दूंगी अगर बीच में कोई आ गया तो।
हाँ, एक साइड लिखो फिजिजॉर्प्शन, एक साइड लिखो केमिजॉर्प्शन। -20 to -40 किलो जूल ऑफ एनर्जी, किलो जूल पर मोल। क्या ना कि, अरे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, मतलब ये मैंने रिलीज वाली फॉर्म में लिख दिया है, समझ रहे हो। अगर मैं बोल दूं एनर्जी रिलीज हो रही है 20 किलो जूल से 40 किलो जूल, तो वही बात होगी ना कि मतलब -20 किलो जूल ही बोलोगे आप उसको। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, मैं बोल रही हूँ अच्छा 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई रिएक्शन है 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच आप क्या लिखोगे, -50 लिखोगे। ठीक है, चलो लिखो इसमें किलो जूल पर मोल। हाँ, फर्स्ट लिखो फिजिज ऑप्शन। फिजिज ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, पर मोल कर लो यार, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, attractive forces between adsorbate and adsorbent are weak van der Waal forces, are weak van der Waal forces। फिजिक्स ऑप्शन में लिखवा दी हूं मैं अब, attractive forces between adsorbate and adsorbent are weak van der Waal forces। केमिज ऑप्शन में लिखो attractive forces between, attractive forces between adsorbate and adsorbent, adsorbate and adsorbent are strong forces, are strong forces like 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 they can form covalent bond as well, like they can form covalent bond as well। सेकंड पॉइंट लिखो लो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन में लिखो सेकंड पॉइंट लो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, लो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन from -20 kilojoule per mole to -40 kilojoule per mole। केमिज ऑप्शन में लिखो हाई इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, high enthalpy of adsorption from -200 kilojoule per mole to 400 kilojoule per mole। थर्ड पॉइंट लिखो फिजिक्स ऑप्शन में इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। थर्ड पॉइंट लिखो रिवर्सिबल इन नेचर, केमिज ऑप्शन में लिखो इरिवर्सिबल इन नेचर। केमिज ऑप्शन में वापस से लिखो फोर्थ पॉइंट इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक, उसमें लिखो इट इज हाईली स्पेसिफिक, केमिज ऑप्शन में इट इज हाईली स्पेसिफिक। फिजिक्स ऑप्शन में लिखो इट यूजुअली फॉर्म, इट यूजुअली फॉर्म मल्टी, it usually forms multi-molecular layer, multi-molecular layer on the adsorbent। it usually forms, it usually forms multi-molecular layer, multi-molecular layer on the adsorbent, on the adsorbent। केमिज ऑप्शन में लिखो it usually forms, it usually forms monomolecular layer, monomolecular layer on the surface of adsorbent। ये तो समझ में आ गया कि क्यों हुआ ऐसा,
भाई फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर क्यों हुआ? क्योंकि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर में भी दूसरी लेयर भी बन जाएगी। वीक वांडावाल फोर्सेस होते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर, समझो वीक वांडावाल, हर एक के बीच में वीक वांडावाल फोर्सेस तो होते ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसी सरफेस खत्म, दूसरा कहाँ केमिकल बॉन्ड बनाएगा? एडसोर्बेट की सरफेस ही नहीं है तो कहाँ बनाएगा बॉन्ड? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन increasing the pressure on increasing the pressure, extent of adsorption increases। फिजिक्स ऑप्शन में लिखना, on increasing the pressure extent of adsorption increases। उसमें लिखो सेम यही लाइन, increasing the pressure extent of adsorption increases। दोनों में सेम सेम लाइन, दोनों में प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करोगे एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन इन फिजिक्स ऑप्शन में लिखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडसॉर्प, हाँ, फिजिक्स ऑप्शन इज डिक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर increasing the temperature, it first increases and then decreases, it first increases and then decreases। ये कर्व बना लेना, फिजिक्स ऑप्शन में ये बना लेना, फिजिक्स ऑप्शन वर्सेस टेम्परेचर, कर्व बना लेना। यहाँ पे लिख लेना केमिज ऑप्शन, या एड्स ऑप्शन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केमिज ऑप्शन वो तो उसका ही एक टाइप में आ जाएगा सिस्टम। ये कर्व बना लेना फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन में। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो इंपॉर्टेंट करके, at high temperature, at high temperature, at high temperature, फिजिक्स ऑप्शन क्वेश्चन लिख रहे हो ये आप, at high temperature फिजिक्स ऑप्शन can be converted into chemis option, at high temperature physics option can be converted into chemis option। explain the statement with example, explain the statement with example। हाँ, वापस एक क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, रिपीट कर दे रही हूँ। एट हाई टेम्परेचर physics option can be converted into chemis option, at high temperature physics option can be converted into chemis option। explain it with an example। आंसर लिखो, एट, आंसर लिखो एट 83 केल्विन, एट 83 केल्विन नाइट्रोजन गैस undergoes physical adsorption on iron surface, physical adsorption on iron surface वापस बता रही हूँ, at 83 Kelvin nitrogen gas undergoes physical adsorption on iron surface in which N2 is held on the surface, in which N2 is held on the surface by weak van der Waals forces, held on the surface by weak van der Waals forces
However, full stop लगा के लिखो, however at 773 Kelvin, however at 773 Kelvin, 773 है ना, 773 Kelvin and above, chemical bonds are formed between iron and nitrogen, hence results in chemisorption. Iron and nitrogen, hence results in chemisorption. ठीक है, क्योंकि आपने क्या करोगे, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना था, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि भाई एग्जाम्पल में ऐसा होता है, और एक लाइन और ऐड कर देना इस आंसर में। क्या लाइन ऐड करोगे कि भाई इसी में कि भाई जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स के जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए थे, जिस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो गया था, है ना। ये लाइन भी ऐड कर देना, ये लाइन भी सही रहेगी, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन ये लाइन ऐड करते हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार करके लिखना, और ये भी पूछा जा सकता है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जो मैं लिखवा रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, factors affecting adsorption of solids on factors affecting adsorption of gases on solid. First factor लिखो, nature of adsorbate, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, CO2, HCl, और कहाँ लिख दिया, ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे कैसे डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन, जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं, उनमें जो एड्सॉर्प्शन होता है वो जल्दी होता है, समझ रहे हो, कौन किसमें, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस, क्योंकि आपको पता है इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच द गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड है, तो वहां पे ये भी इजीली लिक्विफिएबल गैसेस पढ़ा होगा ना। अच्छा आप बताओ, कौन सी गैस को इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उस गैस को जिसमें भाई पार्टिकल में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। आदि वसन में कुछ याद आ रहा हो तो ये वाला कर्व देख रखा है क्या कहीं पे, अरे भाई मेंस में ये भी आएगा कि नहीं आएगा 11th का, हाँ मेंस में 11th का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसमें भी डाउट है कि मैम पता नहीं, देखो आएगा कि नहीं आएगा, है। तो इजीली लिक्विफिएबल जो गैसेस होती हैं, मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स में अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू जो इजीली लिक्विफिएबल गैस नहीं होती। तो इजीली लिक्विफिएबल गैस हो जाएंगी, मतलब वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। अदर देन जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं पहले ही एक दूसरे से, हाँ वो उसको एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट पे डिपेंड हुआ, क्या डिपेंड हुआ, मैं अभी वो फैक्टर्स बता रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो गैसेस एब्जॉर्बेट है, तो गैसेस की बात की है मैंने, ठीक है, कि गैसेस अगर इजीली लिक्विफिएबल होगी तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा उसका, उतना फास्टर होगा। लिख लेंगे इस पॉइंट को, फर्स्ट लिखेंगे इसमें a gas with higher critical temperature, a gas with higher critical temperature can be liquefied more easily, and hence is adsorbed,
is adsorbed and hence is adsorbed on solid to greater extent. ठीक है, एंड हैंस, कहाँ था, क्या लिखवाया था मैंने, एक्सटेंट, तो ये लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया मैंने लाइन, ऑन सॉलिड टू ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, सेकंड लिखो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. सेकंड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. इसमें लिखो, डैश करके लिखते जाओ बस अब तो. सेकंड लिखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसमें लिखो the activated charcoal adsorb more easily liquefiable gases. ठीक है, मतलब भाई एक्टिवेटेड चारकोल लिया अगर आपने, है ना, और अगर आपने कुछ और ले रहे हो, ग्रेफाइट ले लिया, हाँ, तो एड्सॉर्बेंट के नेचर पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि किस पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. समझ रहे हो. थर्ड पॉइंट लिखो, सरफेस एरिया ऑफ, नेक्स्ट लिखो थर्ड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. surface area of the solid. Greater is the surface area of solid, greater will be the adsorption. Greater is the surface area, greater will be the adsorption. उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ाओगे बताओ, पीसेस में, समझ रहे हो. अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ना तो हर एक पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा, उसका हर एक का सरफेस एरिया अलग अलग हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. आधी बस में, अगर जैसे कोई आपके पास में कोई सब्सटेंस है वो इस तरह से ऐसे ब्लॉक वाले में है, तो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ ये वाले ही हैं सरफेस पे, सिर्फ ये सरफेस पे, ये अंदर वाले थोड़ी है सरफेस पे. पर जब आप इसको ब्रेक कर दोगे सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट डाल के, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस. ये हेडिंग होगी, ये इस पॉइंट में ये चीज हेडिंग होगी. इसमें हम लिखेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. पहले मैं बता देती हूँ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, फिर लिखवाऊंगी इसमें, ध्यान से सुनना पहले. आइसोथर्म क्या होते हैं, हाँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना. यहाँ पे जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी वो मैं करूंगी x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ. आवाज नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मैं इसलिए बता रही हूँ, तो बताना तो सारा ही है. एक मिनट, इतना भी कर्व नहीं लूँ. हाँ, अब ध्यान से सुनना, x क्या है, m क्या है और p क्या है. x जो है वो है अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट, m क्या है, वो मास ऑफ एडसॉर्बेंट जिसपे एडसॉर्बेट क्या हुआ है, एडसॉर्ब हुआ है. ठीक है, और p यहाँ पे क्या है, प्रेशर है.
टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है वो भी बताती हूँ। ये ग्राफ x बाई एम जो है उसका रिलेशन किससे बता रहा है, p की पावर 1/n से। मतलब ये क्या हो गया, n क्या है यहाँ पे, x बाई एम इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट दैट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, कितना एड्सॉर्ब हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, p की पावर में 1/n। मतलब इनिशियली जब प्रेशर क्या था, कम था, लेस था। अभी नोट डाउन मत कर, अभी नोट डाउन मत कर, अभी तो लिखवा दूंगी मैं, अभी रुक जाओ, पूरा लिखवाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पूछ ली जाती है। इनिशियली जब प्रेशर कम था तो ये y इज इक्वल्स टू mx वाला रिलेशन नहीं था क्या, यहाँ तक कम प्रेशर तक स्ट्रेट लाइन है ना, y इज इक्वल्स टू mx। यहाँ पे देखो 3 सेक्शन करेंगे हम, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया और ये थर्ड सेक्शन हो गया। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है और ये थर्ड सेक्शन है। अब ध्यान से सुनना, मतलब कितना एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जब इनिशियली प्रेशर कम होगा आपका, लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, 3 केसेस बनेंगे एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होगा, x बाई एम जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, कांस्टेंट है, एक मिनट, यहाँ पे तो किसके बराबर होगा, p की वैल्यू 1, सॉरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एट मीडियम प्रेशर और एट हाई प्रेशर। 1/n ही है ना यार, यहाँ पे n की वैल्यू 0 से 1, सॉरी 1/n की वैल्यू 0 से 1, p की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, 0 होने के लिए एक मिनट, सॉरी हाँ नहीं नहीं यहाँ पे होगी, अभी बता रही हूँ। और यहाँ पे x बाई एम जो होगा k p की पावर में, हाई प्रेशर मतलब इनफाइनाइट ले लिया सपोज, तो k x बाई एम जो है। अब देखो लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 1 है, y इज इक्वल्स टू mx दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू mx दिख गया सबको। लो प्रेशर पे क्या है, n की वैल्यू 1, कौन से, इस रिलेशन से कर रहे हैं मैंने, इस रिलेशन के मैंने 3 केसेस बनाए हैं, इस रिलेशन के मैंने 3 केसेस बनाए हैं, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर और एक ये वाला प्रेशर, सॉरी एक लो मीडियम और एक हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे y इज इक्वल्स टू mx दिख गया सबको, n की वैल्यू 1 रख के। मीडियम वाले प्रेशर पे जो 1/n की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। और हाई प्रेशर पे मतलब हाई, काफी हाई प्रेशर है, सपोज इनफाइनाइट प्रेशर है, इनफाइनाइट प्रेशर पे x बाई एम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। समझो, एक सेचुरेटेड स्टेट आ जाएगी, एक सेचुरेशन आ जाएगा कि कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो फिर एड्सॉर्प्शन जो है वो अब नहीं बढ़ने वाला। ये तो बात, ये तो बात बता रहा है कि भाई जब हाई प्रेशर होगा तब तुम कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है क्या एड्सॉर्प्शन में, कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो, क्या एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सैचुरेशन की स्टेट आ गई है भाई। अब ये स्ट्रेट लाइन हो चुका है, अब कोई मतलब ही नहीं है इसको, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो क्या कर रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन हो चुका है, सैचुरेशन स्टेट आ गई है। समझ गए, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ, हेडिंग डालो सबसे पहले एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ है, इसीलिए तो अभी लाइन लिखवाऊंगी ना मैं, पहले एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में लिखूं, उसी में ही है ये, उसी में ही है, मैंने फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन दोनों में ही आपको बताया था ना, प्रेशर के साथ में इंक्रीज होता है एड्सॉर्प्शन, उसी में ही ये केमिक्स ऑप्शन के लिए भी यही ग्राफ है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए भी यही ग्राफ है, ठीक है। उसी में ही आपको ये हेडिंग डालनी है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जो इफेक्ट वाली बात कर रही थी ना, उसी में ही हेडिंग डालनी है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें लिखेंगे द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस
the variation in amount of gas adsorbed with pressure at constant temperature can be expressed by a curve called adsorption isotherm. एक और नाम है इसका, कोई बता सकता है क्या नाम है? फ्रेंडलिच आइसोथर्म, FREUN, ठीक है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, DLICH, हाँ ठीक है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म. इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट का नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, फ्रेंडलिच साइंटिस्ट का नाम था, फ्रेंडलिच गिव रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, सेकंड पॉइंट, हाँ, फ्रेंडलिच गिव रिलेशन बिटवीन amount of gas adsorbed per gram of adsorbent. इसको x by अगर मैंने इसको मास को पर ग्राम बोल दिया तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ x by m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये यहाँ कर लो, एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है. उसके बाद ये लिखो, फिर ये तीनों कंडीशन लिखो, ये तीनों कंडीशन लिख लो है. ये भी लिख लो ना, एक्स क्या है एम क्या है, पता चले यही भूल गया एक्स क्या था एम क्या था, तो फिर वहां बैठे रहना एग्जाम में. एन कोई भी एक इंटीजर है, कोई नंबर है ना, किन किन के बीच में, 1 से लगाकर आगे तक जाते जाओ, 1 से लगाकर कुछ भी लिखोगे 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी. अरे एन की वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, यहाँ तो निकल दिया एन की वैल्यू 1, ये है एन की वैल्यू, तो मतलब यहाँ के लिए क्या होगा, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर में 1 बाई एन, ठीक है. ये ग्राफ बना लो जल्दी से. उसके बाद दोनों साइड लॉग लेके भी कैलकुलेशन करनी है, अभी हमें लॉग ऑफ x बाई एम कैलकुलेट करके फिर उनमें ग्राफ बनाना है. जल्दी ड्रॉ कर लो ये ग्राफ. हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं. क्यों 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 रखनी पड़ी हमें एन की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि हाई प्रेशर पे एक सैचुरेशन स्टेट आ जाती है, उसके बाद कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर लो, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में, है ना, एक ऐसी सैचुरेशन स्टेट आ जाती है, कितना प्रेशर इंक्रीज कर लो एड्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सैचुरेशन आ जाता है.
हाँ क्लास वही 2:45 पे, 2:45 पे एंड होता है, डेली वाला टाइमिंग पे ही होगा। अभिषेक आप बहुत मतलब वो लग रहे हो कि यार क्लास कब एंड हुई, कब में है, क्या ऐसा क्या काम है आपको, ये बात बताओ। हाँ 1:15 पे तो स्टार्ट हुई है, 1:15 पे तो आप सुबह से पढ़ने बैठे हो अब, और अभी भी कब एंड होगी। नहीं है, नहीं है कृष्णा। हाँ इसमें लिखो। हम्म। ये भी एक आइडियली ड्रॉ कर दिया था उन्होंने, एक्चुअल में ऐसा ग्राफ नहीं होता, थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है एक्चुअल में ग्राफ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं हम। के कांस्टेंट है यहाँ पे, ये लिखते जाओ उसके आगे, ये यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे लिखते जाओ। ग्राफ ड्रॉ कर लो ये। स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का। स्लोप क्या होगा, 1/n। ये तो समझ गए ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, स्लोप 1/n है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे लिख लो, सबसे लास्ट फैक्टर्स में टेम्परेचर, फैक्टर्स में सबसे लास्ट लिख लो टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो मैंने बता दिया दोनों के केस में कैसा हुआ था, डिक्रीज हुआ था फिजिक्स ऑप्शन में, उसके बाद केमिस्ट्री ऑप्शन में पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर है 50% कंप्लीट हो चुका है, 50% से भी ज्यादा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सुन लो। कोलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, टाइप्स ऑफ कोलोइड्स, है ना, और प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर टाइम रहेगा तो नया चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है वो, हाँ, और आप लोगों की कल क्लास नहीं है केमिस्ट्री की, टाइम टेबल में ऑल दो मेंशन्ड है, लेकिन कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ऑनलाइन भी है जो ऑफलाइन भी है। हाँ अभिषेक को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, कोई बात नहीं अभिषेक, मिठाई वगैरह भिजवा देना यहाँ पे। नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी नहीं है, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आप लोगों की। कितने खुश नजर आ रहे हैं, हाँ इतना खुश तो हम, इंडिया मैच जीतती है तब भी नहीं आते हैं, हैं। हाँ ये पीडीएफ सब हो जाएगा, पीडीएफ। बस अब नेक्स्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री खत्म है आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री खत्म है, उसके बाद फिर पी ब्लॉक डीएफ। अच्छा सुनो, जब हम लोग पी ब्लॉक करेंगे तब सभी बुक्स जरूर लेके आना, अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेके आ जाना, ठीक है। पी ब्लॉक में मैं नहीं लिखवाऊंगी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये क्या है वो क्या है ना, अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स अपने पास में रखना पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक सॉलिड, नहीं नेक्स्ट हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊंगी, एक बार ये कोऑर्डिनेशन तक हम पढ़ जाए, उसके बाद सबसे लास्ट में सॉलिड स्टेट वाला लूंगी, क्योंकि उसमें आपको क्या मुझे प्रॉपर यहाँ पे विजुअलाइज करवा के बताना पड़ेगा ना, तो फिर मैं बात करूंगी सर से कि वीडियोस वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी और बाद में बात करते हैं, ठीक है।